हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ज़रूर ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप होकर आए हो। तो अपना टॉपिक आज का होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज चलिए टॉपिक पर बात करते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, इसके बीच में मैं डिफरेंस तो नहीं बताने वाला हूँ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में, बट मीनिंग एक बार समझ के लेते हैं कि एक आर्ट ही है। रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो रिकॉर्ड किया जाता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में, राइट। सेकेंड, क्लासीफाई करना, कोई भी चीज़ों को एसेट, लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसा क्लासीफाई किया जाता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे समराइज करना, कोई भी ट्रांजेक्शन को समराइज। अगर पूरा साल भर में कोई डेटर्स के साथ हमने ट्रांजेक्शन किए, कोई कस्टमर्स जिसे बोलते हैं, या फिर कोई ट्रेड पेबल्स जिसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन होता है, तो उनका समराइज किया हुआ शीट भी हम जनरेट करते हैं बाय वे ऑफ दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बेसिस पे। इसी को सिस्टमैटिक मैनर में मेंटेन करना, उसी को क्या कहते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तो हुई बात बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की। अब बात करते हैं कि ये जब करते हैं तो हमेशा याद रखना, सिस्टमैटिक और हमेशा एक प्रिंसिपल बेसिस पे होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए उसके अंदर। यूनिफॉर्मिटी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। मानिए, अगर कोई एक कंपनी कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है और आप जो है कुछ अलग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों में मिसमैच होगा, और मिसमैच हुआ तो उसके ट्रांजैक्शंस कुछ अलग होंगे, आपके कुछ अलग होंगे। तो याद रखना, दोनों की प्रिंसिपल्स अगर जब तक सेम नहीं होंगे तो आप कंपैरिजन कभी नहीं कर पाओगे कोई भी चीज को। और खुद के भी, अगर ये कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, अगर खुद के भी अगर अकाउंटिंग में ध्यान दोगे, अगर मैं फर्स्ट टाइम, अगर एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का मेथड अगर मैं चेंज कर देता हूँ ईयर बाय ईयर, तो इससे क्या होगा, मेरा बार बार क्या होगा, प्रॉफिट पे इफेक्ट गिरेगा। तो ऐसे चीजों को यूनिफॉर्मिटी रखना चाहिए, ये अकाउंटिंग कहता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये प्रिंसिपल्स को यूनिफॉर्म लाना, तो उन्होंने गैप लेकर आए। गैप क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक प्रोफेशनल बॉडीज ने क्रिएट किया है। इससे क्या पता चलता है हमें, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। जब आप कोई अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो तो ये पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बेसिस पे ही अकाउंटिंग करना, या आपके मन के कोई भी एंट्रीज मत पास करना, ये ऐसा गैप का मेन एम है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने से पहले याद रखना, एक अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज होती है, बिजनेस लैंग्वेज। वही बेसिस पे हम सब ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये लैंग्वेज जो है सबके लिए अलग अलग हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आगे। इसीलिए एक जैसा लैंग्वेज होने के लिए तो उन्होंने ये गैप का जो हमने पढ़ा, जनरल अकाउंटिंग, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया ताकि ये सबके लिए एक समानांतर हो, और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे अपने ट्रांजैक्शन। तो इसी प्रोफेशनल बॉडीज ने ओवर द पीरियड बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जिसे बोलते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन से इनको देखते हुए एंट्री पास किया जाता है। तो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट इसमें बेसिक है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। बट मैं इसे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा हम आगे वाले जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट, रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा रिलायबल होना चाहिए। ये तो क्लियर है, रिलायबल मतलब जो सही चीज़ है वही चीज़ वहाँ पर ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करना, उसे रिलायबल कहते हैं, राइट है। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी। मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्मिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कंपैरिजन के लिए बहुत मैटर करता है। उसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको प्रॉपरली मेजर किया जा सके वैसे ट्रांजैक्शन करना। अगर कल कोई भी पूछता है आपको ट्रैवलिंग का खर्चा कितना हुआ, तो आपको बताना आना चाहिए कि हाँ भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, ये कॉस्ट था उसका। तो कॉस्ट मेजरमेंट आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इतना बोल रहा, कोई भी चीज़ होती है तो प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज किया जाए। और उसके बाद में कोई एजम्पशन आप लेते हो तो एजम्पशन भी कैसे होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, वैलिड एजम्पशंस होना चाहिए। वैलिड, अगर मैं बोलता हूँ कोई एसेट में खरीद के लेकर आता हूँ घर पे, तो एसेट
एजम्पशन करो, कोई भी अगर मैं बाइक लेके आता हूँ, राइट है बाइक, तो हम क्या सोचते हैं कि आगे के 10 साल यूज कर सकते हैं वो बाइक को, तो ये एजम्पशन है। तो अगर कोई बाइक लेके आता हूँ और बोलूंगा मैं आगे 50 साल यूज करूंगा उसको, ये तो कंपनी भी दावा नहीं कर रही, तो आप एज्यूम क्यों कर रहे हो कि वो 50 साल यूज करोगे, राइट। तो एजम्पशन भी वैलिड होना चाहिए। तो ऐसे करके आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट 10 से 15 जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो अब देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी। याद रखना, बिजनेस एंटिटी और ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को कभी मिक्स मत करना। तो बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के थ्रू होगा वो हर एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और पर्सनल कोई नेचर का ट्रांजेक्शन होगा ओनर का, तो वो उसके कैपिटल से माइनस किया जाता है, जहां तक आपको याद होगा ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना दोनों का स्टेटस अलग है, बिजनेस एंटिटी अलग है और ओनर अलग है, राइट है। अब सेकंड आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक कॉमन मेजरमेंट होना चाहिए। कॉमन मेजरमेंट क्या होगा अपने यहाँ पर, पैसा। मतलब जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो वहां पर मनी वे में आता है। कोई भी चीज आप खरीदते हो, समझो मैंने 10 यूनिट ऑफ फर्नीचर खरीदा, तो कितना खर्चा हुआ, एक यूनिट का 5,000, तो 10,000 मतलब 50,000 का खर्चा हो, तो 50,000 मेरा बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा। मैं कौन से यूनिट पे ध्यान दूंगा, 10 यूनिट पे तो ध्यान दूंगा ही मैं उसको, बट डिस्क्लोज फेस पे नहीं करूंगा। फेस पे हमारा डिस्क्लोज क्या होगा, वो 50,000 होगा, तो इसलिए मनी मेजरमेंट बोल रहा है। तो इन इंडिया ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसका मनी मेजरमेंट क्या होता है, अपना इंडियन रुपीज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपने प्राइस पे किया कोई चीज को खरीदने में, जैसा एसेट में खरीदने गया प्लांट इन मशीनरी, तो उसको मैंने पैसे पे किया, प्राइस पे किया, तो वो प्राइस रिकॉर्ड होता है अपना फर्स्ट इनिशियल रिकॉग्निशन में। उसके बाद में फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होगा वो अभी नहीं डिसाइड किया जाता है, वो फ्यूचर में जब ट्रांजैक्शन होगा तब उसे डिसाइड किया जाता है। जैसा रिलायजेबल वैल्यू हो सकता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू हो सकता है, करंट मार्केट प्राइस हो सकता है, उस टाइम का कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे। बट बेसिक अकाउंटिंग जब ट्रांजैक्शन होता है वो याद रखना कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे होता है, वो कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने प्रीवियसली पढ़ा यूनिफॉर्मिटी। याद रखना कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन आप जब कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप मेंटेन करते हो, कि मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी में जब मैं एसेट कोई खरीदता हूँ उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से या WDV मेथड से उसको फॉलो करता हूँ। कोई भी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो उसको फीफो मेथड या लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड में उसको फॉलो करता हूँ। ये मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी एक होगा तो एक ही फॉलो किया जाए हमेशा, तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर आता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर पोजीशन में दिखता है और अच्छे से मतलब दुनिया को प्रॉपर डिस्क्लोज करने के लिए अगर आपको चेंज करना पड़े तो जरूर आप चेंज कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको रोका नहीं जा सकता, बट याद रखना इसे बार बार चेंज करना वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप कोई फाइनेंशियल्स रेडी करते हो तो उसमें कोशिश करना कि अपना हो सकता है जितना लॉसेस दिख सके चलेगा, वो आपका प्रॉफिट होने वाला हो वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका लॉसेस हो रहा है आगे जाकर वो दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब कोशिश करो अपने आप को गरीब दिखाओ, अमीर मत दिखाओ। सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन करना, हो सकता है आप प्रोविजन जितना हो सकता है लॉसेस को करके रख सकते हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर आपका बैलेंस शीट देख के आपका इन्वेस्ट करता है। अगर आपने पोजीशन थोड़ा खराब दिखाया तो सामने वाला इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा। अगर आपने ज़्यादा ही दिखा दिया जो आपका है भी नहीं, अगर 100 का प्रॉफिट है फिर भी आपने 150 करके दिखा दिया, इससे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और आगे जाके उसको नुकसान भी हो सकता है अगर कंपनी प्रॉपरली चल नहीं पाई तो इसीलिए इसका अगर एग्जांपल देखना है तो याद रखना, हम जब फाइनल अकाउंट्स जब हम 11th स्टैंडर्ड में करते थे तो वहां पर एक चीज आता था क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विचएवर इज लोअर। तो वहां पर हम हमेशा कोई भी जो कम होता था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता था उसी को हम क्या करते थे, इन्वेंट्री का कॉस्ट दिखाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट से बना है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई दोनों में से जो बड़ा है, भले मार्केट प्राइस ज्यादा है ना तो आप ज्यादा मत दिखाओ, कम में दिखाओ। उससे क्या होता है, आप थोड़ा कम पोजीशन में दिखोगे तो इन्वेस्टर भी आप पे ध्यान से देख के पैसा लगाएगा आप पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नाम से पता चलता है कि कुछ
गोइंग कंसर्न के बारे में बात कर रहा है, आगे चलने वाला बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। तो बिजनेस हमेशा जब कोई भी तुम फाइनेंशियल्स बनाते हो तो ऐसे बनाना कि ये सोचकर बनाना कि मुझे बिजनेस आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए, फोर्सिबल फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, चलाना है। ऐसे नहीं कि मैंने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, 1-2 महीने में चालू करके बंद कर दूंगा, ये गलत होना चाहिए। ये इंटेंशन होगा तो फाइनेंशियल्स कुछ अलग ही दिखेंगे। तो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन हमेशा आगे होता है। आपको पता नहीं कि बिजनेस कब बंद होने वाली, बट इतना पता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चलने वाली, तो ये सोचकर फाइनेंशियल्स बनाओ। अदरवाइज क्या हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर साल आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बट आपका इंटेंशन इन्हें साल भर चलाने, वो कंसिस्टेंसी का मतलब ही नहीं बना, राइट है। तो गोइंग कंसर्न बोलता है कि आगे फ्यूचर में जितने साल चलेगा बिजनेस वो आपको पता नहीं, बट कोशिश करना कि लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है अपने वो बिजनेस, और वो बेसिस पे आपका अकाउंटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जब आप कोई गुड्स सेल करते हो, उसी दिन उसको रियलाइज बोला जाता है, या फिर उसको बोल सकते हो कि अर्न किया, आपने इनकम को अर्न किया या फिर रिसीव किया। देखिए इसमें कैश मैटर नहीं करता है कि कैश मिला या नहीं मिला, ठीक है, इसमें कैश मैटर नहीं करता है, बट आपने अपनी तरफ से सर्विस दे दिया तो उसका बन जाता है वो रियलाइज, अर्न किया। अगर मैं आपको ट्यूशन सर्विस दे रहा हूँ तो मैं 2 महीने आपको ट्यूशन सर्विस दिया, उसके बिना अभी तक मैंने कुछ चार्ज नहीं किया, तो 2 महीने का जो सर्विस मैंने प्रोवाइड किया, मैंने वो सर्विस अर्न कर लिया, मतलब आगे जाके उस पर मैं फीस आपसे चार्ज कर सकता हूँ। तो ये 2 महीने का सर्विस मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, रियलाइज किया। इसे कहते हैं रिसीव्ड या अर्न। रिसीव हुआ तो अच्छी बात है, आपने पैसे दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो भी आपने क्या किया, अर्न किया, वो चीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक है। पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखना, अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई भी आप इनकम अर्न किया हो या फिर एक्सपेंसेस पेएबल हो, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, और मैं एम्प्लॉयर हूँ। अब एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को काम देता है तो पूरा साल भर काम करता है, हर महीने क्या किया जाता है, उसको सैलरी पेड किया जाता है। अब समझो मार्च मंथ का सैलरी अप्रैल मंथ में मिलता है, ये तो कॉमन है, राइट है। पूरा मंथ काम करने के बाद नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलता है, तो नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में सैलरी मिला, तो अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कौन से ईयर में कंसीडर किया जाएगा, पहले वाला ईयर में या फिर जो मंथ में वो कलेक्ट किया गया है, मतलब पे किया गया उस टाइम में। तो याद रखना जो पूरा मंथ अर्न कब किया वो मैटर करता है, पेबल कब था वो मार्च मंथ में, भले उसको पेड किया हो या ना किया हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो अप्रैल मई जून से लेके मार्च तक जो भी सर्विस प्रोवाइड किया, जितना भी पेड हुआ हो या ना हुआ हो, पेएबल हो, वो हर एक सैलरी किस में कंसीडर किया जाएगा, वो अकाउंटिंग पीरियड में कंसीडर किया जाएगा, और उसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इनकम अर्न करना चाहिए, वो साल में अगर आप इनकम अर्न करते हो, भले वो पैसा रिसीव हो या ना हो, वही साल में उसका एंट्री होगा, और नेक्स्ट ईयर में दूसरा एंट्री होगा जो जिस टाइम पे वो अर्न किया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड इसका कोई मैटर नहीं करता है, बट इंपॉर्टेंट क्या करता है कि आपने इनकम अर्न किया है या आपका पेबल बनता है, ठीक है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट नाम से पता चलता है, हमने हमेशा याद है एक चीज क्या था, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये ड्यूल एस्पेक्ट्स है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बदले में कोई चीज मिलता है तो कुछ जाता है। कोई चीज समझो एसेट खरीद के लाया तो मुझे एसेट मिला तो मेरा पैसे भी गए वहां पर, कोई रिसोर्स जाता है वहां पर, राइट है। मैं क्रेडिटर्स को पे किया, अगर क्रेडिटर कुछ परचेस किया होगा तो क्रेडिटर को पे किया होगा, राइट है। कुछ सेल किया होगा तो ही तो मुझे इनकम मिलेगा। तो समझो दोनों साइड से कुछ ना कुछ बेनिफिट फ्लो होता है, एक तो बेनिफिट लिया होता है और एक बेनिफिट दिया होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूल कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट। तो ट्रांजैक्शन भी वैसे ही बेसिस पे गिरता है, डेबिट और क्रेडिट, इसको डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है मेटरलिटी कॉन्सेप्ट। मेटरलिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद रखना बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं अपने, बट हर एक एसेट बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं, मेटरलिटी बेसिस पे उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर मेरा कोई ऑफिस है, ऑफिस में अगर पेन पड़ा हो, स्टेशनरी पड़ा हो, कैल्सी पड़ा हो सकता है कैल्सी। अब ये कैल्सी क्या है, मैं तो लेता हूँ तो कम पैसे में मिल जाता है, राइट। इसको बैलेंस शीट में दिखाता नहीं कभी मैं, क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में भी चलता है, देखा जाए तो एक कैल्शियम 2-3 साल भी रख सकते हैं। तो इसको दिखाया क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मेटरलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वो एसेट का वैल्यू है क्या, वेटेड है क्या पूरा बैलेंस शीट में।
तो यस 200-300 रुपए का अगर मैं करोड़ों में ट्रांजेक्शन दिखाना बैठ जाऊँ तो उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, राइट है। तो इसलिए वो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर कोई चीज़ का वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, तो उसे फाइनेंशियल्स में लेकर आओ। अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है तो ज़रूर नहीं ऐसा दिखाना ही चाहिए। आप कोई दूसरा ट्रांजेक्शन मर्ज करके उसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बना आपका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या कहा जाता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी इनकम दिखाते हो, जैसा रेवेन्यू हुआ, सेल्स करके मुझे रेवेन्यू हुआ, तो वो रेवेन्यू जब सेल्स करके दिखाते हो तो उसका सामने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आपको कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा कि चीज़, अगर मैं कोई माउस बेचता हूँ 200 रुपए का, राइट है, उसका बनाने का कॉस्ट भी हुआ रहेगा या परचेस करने का कॉस्ट भी होगा मेरे को, राइट। तो 200 रुपए का सेल करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसका कॉस्ट भी होना चाहिए। जैसे समझो 150 का मैंने परचेज किया और 200 में बेच दिया, तो 200 क्रेडिट साइड एंड 150 डेबिट साइड, तो ये जब बन के ये बनता है अपना प्रॉफिट। तो इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के सामने एक उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, उसका कॉस्ट भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसे बोलेंगे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हो सके तो मुझे अगले वीडियो के लिए सजेशन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।